बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया है। आप लोग बिल्कुल लखनऊ वालों की तरह आराम से बैठे हैं। लखनऊ वालों से कहो ताली बजाओ, वो तब भी नहीं बजाते हैं। आप कम से कम इतना तो अच्छे हैं कि हम आपसे कह देते हैं तो आप ज़रा सी बजा देते हैं। लेकिन एक बात तो हम समझ गए, चाहे हंसराज जी हो, हालांकि हम उनको पहचानते नहीं कौन है। अच्छा आप हैं? ये ऊंची नहीं है। लोग बार बार हंसराज जी कह रहे हैं, तो हमने सोचा हंसराज जी कुछ मतलब होंगे ही, तभी तो बार बार कहा जा रहा है। तो चाहे हंसराज जी हो, चाहे उनके बगल में बैठे वंशराज जी हों, नहीं नहीं, वो नागपाल जी हैं। चाहे उनके बगल में बैठे कंसराज जी हों, सारे लोग बिल्कुल बहुत ऐसे बैठे हैं। हम जानते हैं कि आप सब लोगों के पास मेरी तरह कोई काम धाम नहीं है, खाली थे आप, तो आप चले आए हम लोगों को सुनने। बाकी हम सब समझ चुके हैं क्या है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं शुरू हो रहा हूँ। लखनऊ का हूँ, घबराहट है। घबराहट यूँ है कि कभी मैंने इतनी कम तालियां नहीं देखी, इतनी कम वाहवाहियाँ नहीं देखी। जब अगर कविता सुनने या शायरी सुनने आप आए हैं तो दूसरा कदम आप बन जाइए डॉक्टर कुंवर बेचैन की उस पंक्ति का, जिसमें डॉक्टर कुंवर बेचैन कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ा और वो करेंगे ना तो अच्छा हो जाएगा कवि सम्मेलन। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू ज़रा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। आप दूसरा पाँव बन जाइए, हम पहला पाँव है। हम पहली बार आपके यहाँ आए हैं पीतमपुरा में। दिल्ली में भी बहुत कम आना होता है, क्योंकि दिल्ली के कवि बाहर के कवियों को बहुत कम बुलाते हैं। ये सच बात है, भगवान कसम सच बात, झूठ कभी नहीं बोला है, आज तक झूठ नहीं बोला है। और जब सामने इतने बड़े राजनीतिक लोग बैठे हों तो हमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? हमें क्या ज़रूरत है? बिल्कुल भगवान कसम सच कर रहे, कभी कभी झूठ नहीं बोला है। नहीं, टारगेट कोई नहीं है। हम का एक टारगेट, हमारे यहाँ एक बुलडोजर ही काफ़ी है, हम कुछ क्या कर लेंगे। तो आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, थोड़ा खुलना होगा। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। कविता सुनने के लिए इतने लोग बहुत दिन बाद देख रहा हूँ, ये ईमानदारी से कह रहा हूँ। चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे मुंबई हो, कविता सुनने के लिए बहुत कम लोग अब आने लगे हैं। उसकी वजह पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। क्या बात है, वाह 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 तो वाह वाह। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत बहुत साल बाद दिल्ली आमंत्रित किया गया। बंसल जी ने, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ, भगवान कसम, एक मतलब झूठ कभी बोला ही नहीं, बिल्कुल झूठ बोला नहीं। बंसल जी बैठे, उन्होंने हमको एयरपोर्ट पे लेने गाड़ी भेजी। हमसे फ़ोन पे कहा, अस्थाना जी आप चिंता मत करिएगा, आपको गाड़ी लेने आएगी और आपको होटल पहुंचा देगी। हम निश्चिंत, लखनऊ का आदमी वैसे ही थोड़ा डरपोक होता है। हम उतरे, गाड़ी उन्होंने भेजी थी। गाड़ी वाले ड्राइवर साहब ने, बिल्कुल सच्ची घटना है, सवेरे 11 बजे की हमको रिसीव किया उन्होंने। जो ड्राइवर साहब गए थे, गाड़ी में बिठाया, चल दिए और हमसे पूछ रहे हैं कहाँ चलना है। मेरी हालत खराब हो गई। हमने कहा कहाँ चलना कह रहे हैं? हम अच्छा बहुत दिन बाद आए पीतमपुरा। हमने कहा पीतमपुरा जाना है। बोले हमको नहीं पता कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल भगवान कसम सच करें। तो हमने कहा गूगल लगा लो। मेरा तो फ़ोन ही काम करना बंद कर देता है दिल्ली में, पता नहीं क्या है। तो उसने गूगल लगाया तो वो गाज़ियाबाद बता रहा था उसमें, तो नहीं हो पा रहा था, क्या किया जाए। हमने गजेंद्र सोलंकी जी को फ़ोन किया, जिन्होंने हमें बुलाया है। गजेंद्र सोलंकी जी बड़े कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, राष्ट्रीय धारा के कवि हैं, हमसे बड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि आना है, तो हम आ गए। हमने इनको फ़ोन किया, हमने कहा गजेंद्र भाई ये हमको जहाँ पहुँचना है उस होटल का क्या नाम है? तो इन्होंने बता दिया कि सिटी पार्क, वहाँ पहुँचना है। फिर इनका भी फ़ोन गड़बड़ हो गया। बिल्कुल सच्ची घटना। अब हम बड़े परेशान, हम करें तो क्या करें, हम सिटी पार्क होटल कैसे पहुँचें? फिर बंसल जी को हमने फ़ोन लगाया।
बंसल जी ने फ़ोन उठाया। हमने कहा बंसल जी ये सिटी पार्क होटल है किधर, समझ में ही नहीं आ रहा है, हम भटक रहे हैं। तो बंसल जी ने जो हमको राय दी है उस पर आगे से पीछे तक आनंद की तालियां बजाइएगा। सच्ची घटना का आनंद इस तरह लिया जाता है। हमने कहा बंसल जी ये सिटी पार्क होटल के लिए किससे पूछे? बोले अस्थाना जी आप ऐसा करो, क्या सलाह दी है? बोले अस्थाना जी ऐसा करो, किसी जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। सच बता रहे भगवान कसम, हम दिल्ली में जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे। थोड़ा एक बार जरा खुल के ताली बजा दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा सुनाने में। जो सुनाएंगे सब नया होगा, क्योंकि हम आए नहीं हैं तो नया ही होगा। अगर आपका सुना हुआ है तो इसका मतलब यहाँ के किसी कवि ने चुरा के मेरी सुना दी है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। तो हमने कहा कि जिम्मेदार आदमी से पूछ लो। अब हम जिम्मेदार आदमी ढूंढने लगे। इतने सब भाग रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं दिख रहा, आदमी बहुत दिख रहे हैं, कोई जिम्मेदार दिख ही नहीं रहा। तो एक पुलिस के भाई खड़े थे। हमने कहा ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चाहे चोरी हो, चाहे डकैती हो, चाहे जेब काटी जाए, जिम्मेदारी पुलिस की होती है। नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ। हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। तो पुलिस वाले खुद नहीं करते हैं, पुलिस वाले खुद नहीं करते हैं। जो लोग करते हैं ये उनके साथ करते हैं। शब्दों को अगर समझते जाइए तो मुझे रिस्पांस दीजिए, जिससे टू वे कम्युनिकेशन हो सके, तो उससे करते हैं। तो हमने गाड़ी रुकवाई, शीशा नीचे किया, हमने कहा भाई साहब ये सिटी पार्क होटल किधर है? वो हमको देखते रहे और चल दिए। बोले किसी आदमी से पूछ लो। अब तो मेरी और हालत खराब हो गई। तो कह रहा किसी आदमी से पूछ लो, प्रताप भैया कह रहा किसी आदमी से पूछ लो। हमने कहा क्या पुलिस आदमी नहीं होती क्या? अच्छा, हमें पहुंचने की जल्दी थी तो थोड़ा आगे बढ़े। एक दिल्ली पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बड़े वाले बैठे थे, मतलब बड़े अफसर। तो मैं उतर के गया, क्योंकि अफसर के पास जाना था, तो मैं उतर के गया। मैं आपको भी सलाह दे रहा हूँ, अगर किसी अफसर के पास जाएं तो उतर के जाएं, वरना वो आपकी उतार देगा। तो हम उतर के गए हंसराज जी, उनसे कहा कि सर ये होटल सिटी पार्क किधर है? बोले क्यों? हमने कहा हमको वहाँ जाना है। बोले क्यों? हमने कहा पीतमपुरा रामलीला कमेटी ने बुलाया है। बोले क्यों? हमने कहा आज कवि सम्मेलन है। बोले क्यों? हम समझ गए कि पता तो हमको भी नहीं था क्यों। नहीं, भगवान का समय खुल के थोड़ी सी तालियां बजाइए। गर्मी अभी सब भूल जाएंगे हम लोग। टेम्परेचर मैनेजमेंट होता है, जब हम उस टेम्परेचर की तरफ ध्यान न दें तो मैनेज हो जाता है। अच्छा, हमको खुद नहीं पता था, क्योंकि रामलीला में मैं आज अपनी ज़िंदगी में दूसरी बार कवि सम्मेलन देख रहा हूँ। लखनऊ में रामलीला में कवि सम्मेलन नहीं होता है, दिल्ली में आता नहीं हूँ, तो दूसरी बार आया हूँ। एक बार शाहदरा में आया था, उसकी भी घटना बता दूंगा। तो हमने कहा कि मैं कवि हूँ, वहाँ कवि सम्मेलन है। बोले तुम कवि हो? देखने में तो आतंकवादी लगते हो। बिल्कुल सच्ची घटना है। 11 बजे, 11:15 बज गए हो गए थे। तो हमने उनसे पूछा, व्यंग्य की भाषा शुरू करता हूँ, आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि गर्मी बहुत है, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन हम बहुत दूर से आए हैं, हमें ये लेकर के जाना है कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं, इसलिए आप कवि सम्मेलन सुनने आए। बिल्कुल नए और अच्छे व्यंग्य आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं? हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? किस तरह से जिम्मेदारियां हम लोग फेंकते हैं। हमने पुलिस अफसर से पूछा, महोदय बता सकते हैं ये आतंकवादी किसे कहते हैं? वो बोले हत्या कर दो। अगली पंक्ति व्यंग्य उठा लीजिएगा आप। वो बोले हत्या कर दो, पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। पकड़े गए तो अपराधी वरना आतंकवादी। अच्छा बात है, वाह वाह वाह। प्रताप भाई सब लोग बहुत बड़े हैं हमसे। हम आ गए, होटल आ गए। होटल में संजय झाला चले गए। संजय झाला हमारे साथ में थे। मेरे जहन में वही कौंधता रहा कि वो पुलिस के भाई ने क्यों कहा कि किसी आदमी से पूछ लो। क्या पुलिस आदमी नहीं होती? तो मैंने होटल में बैठे बैठे रिसर्च किया, क्योंकि हम हिंदी बेल्ट के लोग हैं, अच्छी हिंदी बोलते, लिखते, पढ़ते और सुनते हैं। हमारे यहाँ जब लखनऊ में पुलिस के लोग आते हैं
तो हम कहते हैं पुलिस आई है। जुड़ जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। जब पुलिस के लोग आते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई है। जब पुलिस के लोग चले जाते हैं तो हम कहते हैं पुलिस चली गई। जब पुलिस के लोग खड़े होते हैं तो हम कहते हैं पुलिस खड़ी है। जो आती है, खड़ी होती है, चली जाती है, वो पुल्लिंग कैसे हो सकती है? तो मैंने इस पर रिसर्च की कि पुलिस स्त्रीलिंग होती है। 4-5 लोग ताली बजा दें तो मैं आपके सामने ये रखता हूँ, और आपको अगर अच्छा लगेगा ये शो तो आप और तालियां बजा दीजिएगा, और अच्छा लगेगा। स्वागत, बहुत पुलिस अच्छा। का चित्र अपने सामने रखिए और मेरी रिसर्च सुनिए। पुलिस जो टोपी लगाती है, टोपी स्त्रीलिंग। पुलिस जो वर्दी पहनती है, वर्दी स्त्रीलिंग। सीटी स्त्रीलिंग, साइकिल स्त्रीलिंग, मोटरसाइकिल स्त्रीलिंग, जीप स्त्रीलिंग, तफ्तीश स्त्रीलिंग, इंक्वायरी स्त्रीलिंग, पूछताछ स्त्रीलिंग, गिरफ्तारी स्त्रीलिंग, हथकड़ी स्त्रीलिंग, धारा स्त्रीलिंग, डायरी स्त्रीलिंग, हवालात स्त्रीलिंग, सुनवाई स्त्रीलिंग, जेल स्त्रीलिंग, सजा स्त्रीलिंग, कोठरी स्त्रीलिंग और रिहाई स्त्रीलिंग। अर्थात पुलिस टॉप टू बॉटम स्त्रीलिंग होती है। जब हमने ये कहा, इस पर अच्छी ताली बजा दीजिए भाई, क्या कर रहे हो आप लोग। तो जब ये हमने संजय झाला से कहा, संजय झाला चले गए, हम मान लेते हैं कि हमने अनिल अग्रवंशी से कहा। हमने अनिल अग्रवंशी से जब ये बताया तो अनिल अग्रवंशी बोले, भाई साहब डंडा तो पुल्लिंग होता है। हमने कहा तुम इतने लोकप्रिय कवि कैसे बन गए? पुलिस हमेशा लाठी चार्ज करती है और लाठी स्त्रीलिंग होती है। लेकिन तब भी ये नहीं माने, बोले थाना तो पूरा पुल्लिंग होता है। हमने कहा चुप रहो, जिसके एक तरफ चौकी, एक तरफ कोतवाली, क्या कर लेगा थाना। लेकिन यहाँ पीतमपुरा के दिल्ली के बहुत अच्छे लोगों, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं अपनी बात से असहमत होता हूँ। समझदार आदमी वही है आदरणीय हंसराज जी जो मौका पड़ने पर खुद अपनी बात से असहमत हो जाए। पुलिस पुल्लिंग भी होती है। पूछा कैसे? हमने कहा कभी अकेले में मिलो उससे। अकेले में मिलो का मतलब ये नहीं कि दिल्ली की किसी पतली गली में मिल लें। अकेले में मिलो का मतलब ये है कि किसी पुलिस को सिंगल देखें तो वो हमेशा पुल्लिंग होता है। मैं अपने शोध का खंड खा आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर उसी तरह 4-5 लोग ताली बजाते हैं, फिर मेरा काम चल जाएगा। बस ठीक है, रहने दो, छोड़िए, रहने दीजिए। फिर से पुलिस का चित्र अपने सामने रखिए। सिपाही पुल्लिंग, इसमें थोड़ा तालियों के साथ शामिल हुए। सिपाही पुल्लिंग, दीवान पुल्लिंग, सब इंस्पेक्टर पुल्लिंग, इंस्पेक्टर पुल्लिंग, एसपी पुल्लिंग, डीआईजी पुल्लिंग, आईजी पुल्लिंग, सिर्फ हमारे लखनऊ के आईजी पांडा जी को छोड़ के। आईजी पुल्लिंग, डायरेक्टर जनरल पुल्लिंग। अर्थात अब तालियां उठ जाएं तो आनंद हो जाएगा। अर्थात पुलिस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होती है। बढ़िया, वाह वाह वाह। यानी जब इन दोनों गुणों का बराबर मात्रा में समावेश किया जाता है तब जो गुण तैयार होता है वो हमारी पुलिस का गुण होता है। बहुत अच्छा। लेकिन मित्रों, मैं अब जो कहना चाहता हूँ, रामलीला के मंच पर हूँ, अवध से आया हूँ, अब जो कहना चाहता हूँ उस पर आपके समर्थन की तालियां चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे देश की राजनीति, हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारी पुलिस को वास्तव में पुल्लिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, 1 महीने के अंदर सभी किस्म के आतंकवादों का जड़ से सफाया हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ये तो हो गया। मैं एक क्षणिका सुनाता हूँ, एक कविता सुना करके स्थान लेता हूँ। मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। बहुत ज्ञान की बात कह रहा हूँ। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। बहुत अच्छा। आप लोग व्यंग्य समझ रहे हैं, जितने लोग उतनों को बड़ा प्रणाम है। तो अभी जब लोकसभा इलेक्शन था, बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी कोई नेता मिल गया, कोई डॉक्टर मिल गया, कोई इंजीनियर मिल गया। अभी लोकसभा इलेक्शन के पहले मुझे एक गिरगिट मिला। मैं अपॉर्चुनिज्म से भरी हुई पॉलिटिक्स पर इससे अच्छा व्यंग्य नहीं कह पाया हूँ। आपके सामने रखता हूँ, अगर व्यंग्य ठीक हो तो आप बहुत अच्छी तालियां बजाकर व्यंग्य की विधा को जीवित रखने के हम लोगों के प्रयास को थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिएगा। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर
लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर, अच्छा चलिए इसको राष्ट्रीय कर देते हैं, दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, हमें गिरगिट मिल गया था, उससे बात की थी। गिरगिट आप लोग जानते हैं क्या होता है। दिल्ली के राजपथ पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? द कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है। अगली पंक्ति पर आगे से पीछे तक आपका समर्थन चाहिए। किसी गिरगिट की नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। क्योंकि रंग बदलने के मामले में एक और लड़का ने, मुझे नहीं पता है कोई नेता है नहीं अच्छा है, अगर है भी तो मैं भैया उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए कह रहा हूँ, सवेरे 6 बजे मेरी शताब्दी है, निकल जाने दो बस। हाँ, यहाँ के नेताओं के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। है क्या विधायक हैं? अरे तो मैं अपनी सारी कविताएं निरस्त करता हूँ, मैं अपने आप को निरस्त करता हूँ। सही कह रहे हैं ना सर? चलिए ईश्वर करे आप विधायक बने, क्योंकि अभी आपकी हनक विधायक जैसी लगी नहीं हमें। अगर आप विधायक हैं तो बहुत अच्छे हैं, अगर विधायक नहीं तो भगवान करे आप बन जाइए। एक क्षणिका और सुनाता हूँ, उसके बाद बस कविता। अगर ये बातचीत ना होती तो मैं सीधे कविता पर आता। और आज मैं आपको इतनी अद्भुत कविता आज सुनाने वाला हूँ, वो कविता आपने कभी जीवन में नहीं सुनी होगी। मेरे जीवन की सर्वोत्तम रचना, हमारे प्रताप फौजदार जी के पसंद की सर्वोत्तम रचना, हमारे राजेंद्र मालवीय जी को पसंद की सर्वोत्तम रचना, मेरे अनिल अग्रवंशी को भी वो रचना बहुत पसंद है, और गौरी मिश्रा को भी वो रचना पसंद है, गजेंद्र जी को भी। बस एक क्षणिका और सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे फिर मैं उस तरफ बढ़ जाऊंगा। एक क्षणिका और बस सुन लीजिए, छोटी सी क्षणिका। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति, थोड़ा उल्लास लाइए। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए? क्या रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फाँका था? वो बोली, भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था। तैयार हो जाओ प्यारे बंधुओं, ना कोई जहर पिया था, ना कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फाँका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। ओए हे, क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा व्यंग्य सुनाने जा रहा हूँ। ये लगभग 4.5 या 5 मिनट का है, मैंने टाइम कभी देखा नहीं। एक निवेदन ये है कि इस कविता के बीच में, वैसे भी आप लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, निवेदन ये है कि इस कविता के बीच में आप लोग ताली मत बजाइएगा। ये मेरा पर्सनल निवेदन है, क्योंकि आप इस कविता में अगर ताली बजाएंगे तो मेरी तंद्रा टूटेगी। मैं नहीं चाहता कि इसके बीच में तंद्रा टूटे, मुझे कुछ बोलना पड़े बीच में। ये बात है 21 जनवरी की। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होना था, वो मूर्ति स्थापना होनी थी। 21 तारीख को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा गया था। शर्त ये थी कि उसमें राम पर कविता सुनानी है। आप लोग थोड़ा गंभीरता से मेरी तरफ जुड़ जाइएगा। आपने बहुत अच्छे चुटकुले सुने हैं, बहुत ठहाके लगाए हैं। एक मैं वास्तव में आपके सामने कविता रखना चाहता हूँ, जिससे आपको ये लगे कि हाँ, एक कविता, सर्वेश अस्थाना ने एक कविता भी सुनाई। बस ये है। तो राम पर कविता सुनानी थी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा कवि समझने लगा था। 42 साल से मंच पे हूँ, तो लगता था कि मैं सुना ही लूँगा, और कोई तैयारी नहीं है, संचालन भी करता हूँ तो लफाजी करके निपटा लूँगा। राम पर कोई कविता मेरे पास थी नहीं। 21 तारीख को, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, भगवान राम के मंच पर खड़ा हूँ। 21 तारीख को लखनऊ से मैं चल दिया अपनी गाड़ी से, बाराबंकी पार हो गया, मेरे पास राम पर कोई कविता नहीं थी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया तो एक कविता मेरे अंदर आती गई, और जब मैं अयोध्या पहुंचा तो वो कविता
बन गई थी। वो कविता राम पर है, लेकिन वो कविता राम पर नहीं है, बिल्कुल राम पर कविता नहीं है। वो राम पर कविता लिखने के अंतर्द्वंद की कविता है कि मैं राम पर कविता लिखना चाहता हूँ और कविता मुझसे बन नहीं रही है, मैं क्या करूँ, बस ये कविता है। आप इसको वास्तव में बहुत अच्छे से आज सुन के दिखा दीजिए। इसके लिए भूमिका में एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, और बीच में बिल्कुल मत तालियां बजाइएगा। अगर आपको कविता ठीक लगे तो बाद में मुझे आशीर्वाद स्वरूप तालियां बजा करके विदा कर दीजिएगा। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे दिखूं। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं। मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे या पीछे दिखूं। सोचा राम पर एक अच्छी सी कविता बनाऊंगा, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊंगा। सोचा राम पर एक अच्छी कविता बनाऊंगा, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊंगा। जनता को सुनाऊंगा और उससे आशीर्वाद पाऊंगा। जनता को सुनाऊंगा और उससे आशीर्वाद पाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं। अनिल अग्रवंशी आपकी सुनी हुई कविता। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं, उसे अपने सुंदर सुंदर शब्दों से सजाऊं और अयोध्या में सुनाऊं। मन में आया राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं। जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छे लोग हैं आप। सोचा राम के पुत्र धर्म पर कविता बनाता हूं। राम के पुत्र धर्म के सारे बिंदुओं को उसमें समाता हूं। उस पर खूबसूरत कविता बनाता हूं, भाव सुमनों से सजाता हूं और उसे सुनाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले अपने बूढ़े पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया था। क्या बात है, तभी वाह, मुझे वाह, ध्यान वाह। आया था, ताली मत बजाइए प्लीज। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 2 महीने पहले अपने बूढ़े पिताजी को घर से वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने तो अपनी पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए महल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर थोड़ा जल्दी कब्जा पाने के लिए अपने लाचार पिता को घर से भगाया था। मेरे सामने राम तुम्हारा पुत्र रूप आ रहा है, वो मुझे डरा और धमका रहा है। इसलिए राम मैं तुम्हारे पुत्र रूप पर कविता नहीं कह पाऊंगा। इसलिए राम मैं तुम्हारे पुत्र रूप पर कविता नहीं कह पाऊंगा। तुम्हारा पुत्र धर्म मैं नहीं सह पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा। इसलिए मैं राम तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा। हाँ तुम बहुत अच्छे पति थे। हाँ तुम बहुत अच्छे पति थे। प्यार और समर्पण की गति और यति थे। प्यार और समर्पण की गति और यति थे। इसलिए तुम्हारे पति धर्म पर कविता बनाऊंगा और उसे गृहस्थ धर्म के तमाम खूबसूरत शब्दों से सजाऊंगा। लेकिन मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूँ। उसे अपनी हर डांट फटकार का अधिकारी समझता हूँ। मैं उस पर यहाँ तक क्रोधित हो जाता हूँ कि उसका चाव से बनाया हुआ खाना तक फेंक आता हूँ। मैं कभी कभी उसको अपमानित करने के लिए इतना नीचे गिर जाता हूँ कि उनके निर्दोष माता पिता को भी अपनी बातों में घसीट लाता हूँ। जब कभी मेरी पत्नी जाती है मायके तो मैं हो जाता हूँ चरित्रहीनता पर आमादा। और राम तुम तो एक पत्नी व्रतधारी थे, लेकिन मेरी पत्नी के मायके जाते ही मैं अन्य स्त्रियों को देखने पर हो जाता हूँ आमादा। इसलिए राम मैं तुम्हारे पति धर्म पर भी कविता नहीं कह पाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई और चरित्र उठाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारे पति धर्म पर भी कविता नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारा कोई और चरित्र उठाऊंगा। हाँ तुम बहुत अच्छे भाई थे। तुमने अपने भाइयों को गले लगाया था, अपने भाइयों को अपने जीवन का सार बनाया था। तुमने भरत और शत्रुघ्न को अपने कांधे पर बिठाया था। लेकिन ठहरो राम, मुझे भी कल अदालत जाना है। अपने छोटे भाई पर चल रहे संपत्ति के मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाना है। राम ने तो अपने भाइयों पर सर्वस्व निछावर कर दिया था, लेकिन मैंने संपत्ति का बड़ा हिस्सा अपनाने के लिए अपने भाइयों पर मुकदमा चलाया है। मैं यहाँ तक नीचे गिर गया हूँ कि अपने लक्ष्मण जैसे भाइयों पर नित नए आरोप मढ़ रहा हूँ और मुझे ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, इसलिए मैं अपने भरत और लक्ष्मण जैसे छोटे भाइयों पर चरित्रहीनता के झूठे इल्ज़ाम भी मढ़ रहा हूँ। इसलिए राम मैं तुम्हारे
भ्रातृ धर्म पर भी कविता नहीं लिख पाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई और चरित्र उठाऊंगा। हाँ तुम बहुत अच्छे मित्र थे, कविता समापन की तरफ है। हाँ तुम बहुत अच्छे मित्र थे, अगर हमारे लखनऊ की भाषा में कहा जाए तो तुम दोस्ती का एक महकता हुआ इत्र थे, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र धर्म पर कविता बनाऊंगा, उसे बहुत अच्छे शब्दों से सजाऊंगा। लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है 3 महीने पहले मैं अपने घनिष्ठतम मित्र से 50,000 रुपये लाया था और उसे 1 हफ्ते में वापस करने का पक्का वादा कराया था, लेकिन अब तो पैसे लौटाना तो दूर, मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाता हूँ। राम, मैं तुम्हारे होते हुए मित्र धर्म इस तरह निभाता हूँ। राम, अब मैं तुम्हारे होते हुए मित्र धर्म इस तरह निभाता हूँ, इसलिए राम मुझे क्षमा करना, मैं तुम पर कोई कविता नहीं कह पाऊँगा। मैं तुम्हारा पुत्र, मैं तुम्हारा पति, मैं तुम्हारा मित्र, मैं तुम्हारा भ्रातृ धर्म का स्वरूप नहीं सह पाऊँगा, लेकिन इस रामलीला के मंच पर वादा करता हूँ, इस रामलीला के मंच पर वादा करता हूँ कि अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से घर वापस लाऊंगा, अपने मित्र के सारे पैसे उसको लौटाऊंगा, अपने दोनों भाइयों पर से मुकदमा हटाकर उनको गले लगाऊंगा, अपनी पत्नी से क्षमा मांगकर उसको वास्तव में अर्धांगिनी बनाऊंगा। राम यानी राम, जब मैं अपने भीतर थोड़ा सा राम लाऊंगा तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा, तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत आभार।